Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम चैप्टर 3 करेंगे, बेसहारे को सहारा। लेखक है प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानी लेखन हिमांशु जोशी। लेखक है हिमांशु जोशी, जिनका जन्म उत्तराखंड के चंपावत जनपद में 4 मई यानी 4 मई सन 1935 यानी 1935 में हुआ था तथा 23 नवंबर सन 2018 को उनका निधन हो गया था। 23 नवंबर 2018 में इनका निधन हो गया। उपन्यास और कहानी में इनकी लगभग 35-40 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसके नाम हैं अरण्य, छाया मत छूना मन, महासागर, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए, सुराज, जलते हुए डैने, नंगे पांवों के निशान, कगार की आग, है ना। इनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा गंधर्व गाथा पर इन्हें पुरस्कार मिला था। हिंदी अकादमी तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भी इनकी रचनाओं को पुरस्कृत किया है, यानी उन्हें सम्मान मिला है ना। देखते हैं पाठ। मित्र। मित्र हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, क्यों महत्वपूर्ण है? जो हमेशा हमारा साथ दे, है ना। और सच्चे मित्र की क्या पहचान है? तो जो दुख में भी हमारा साथ दे, है ना। अमीर गरीब का भेदभाव न करे, है ना। जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सकते, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम घर वालों से ये बात नहीं बता सकते, है ना, पर जो अपना मित्र होता है, सच्चा मित्र, उससे हम शेयर कर देते हैं ये बातें, है ना। तो सच्चा मित्र कौन है? जो दुख में भी हमारा साथ दे, है ना, हमारा हाथ छोड़कर भागे नहीं। तो ऐसी ही एक कहानी है। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते में कोई ऐसा नहीं जो जरूरत के समय काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में, अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। क्या है कि एक औरत है जो बहुत बीमार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके रिश्ते नाते में कोई नहीं है ऐसा जो जरूरत के समय काम आ सके, है ना। और उसका पति जो था वो सुदूर यानी बहुत दूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार था और महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं थी, कोई पत्र नहीं था। तो हर रोज वे रंग बिरंगी टिकटों वाले पत्र की राह देखती, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। मतलब कि डेली वो पत्र की राह देखती रहती थी, पर कोई पत्र ही नहीं आ रहा था। वो डाकिये को देखकर बाहर आ जाती थी कि चलो मेरा पत्र आएगा, पर डाकिया उस तरफ आता ही नहीं था। डाकिया यानी क्या होता है? पोस्टमैन, है ना। तो हाँ, बहुत अरसे बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी की किसी अस्पताल से लिखा था कि रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में मुझे जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण मेरा रोग काबू से बाहर हो गया है।
डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं है। चंद दिनों की मेहमानदारी है। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं है। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। तो पत्र आया था, उसमें एक दर्द भरी कहानी लिखी हुई थी। क्या? कि नैरोबी के अस्पताल में जो थे उसके पति, है ना, वहां पर यूरोपियन लोग उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं होने देते थे। क्यों? जो गोरा काला का भेद रखते थे ना, रंग भेद, पहले के जमाने में ऐसा ही था। अंग्रेज लोग भारतीयों को वहां पर आने ही नहीं देते थे और बहुत भेदभाव करते थे। तो इस कारण उन्हें अस्पताल में जगह भी नहीं मिली थी। जैसे तैसे करके नैरोबी में उन्हें भर्ती किया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, उनका जो रोग था ना वो काबू से बाहर हो गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। तो उन्हें लगता था कि शायद मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ, मैं जिंदा नहीं रहने वाला हूँ, और उसके बाद परिवार वालों का क्या होगा, ये उन्हें चिंता सताई जा रही थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भगवान पे भरोसा रखना, भगवान ने पैदा किया है तो पालेंगे भी, है ना, परवरिश भी करेगा, यानी पालन पोषण भी करेगा। अब पत्नी पत्र पढ़ती रोती, परंतु बच्चों के सामने अपने भाव प्रकट न होने देती, है ना, बच्चों को तो बताएगी नहीं ये सब। वह पत्र पढ़कर रोने लगी। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार। तब कहीं केनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। किसी से लिखवाया गया था, परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला। बहुत चिट्ठियां उसने डाली, तार किया, पर कोई पत्र का जवाब ही नहीं आ रहा था। बहुत दिनों बाद केनिया है ना, वहां से एक विदेशी लिफाफा मिला और वह किसी से लिखवाया गया था कि भगवान का ही चमत्कार है ये, मेरी हालत सुधर गई है, जैसे कि मैंने नया जन्म लिया है, मुझे नया जन्म मिला है। और थोड़े दिन बाद फिर पत्र आया, पहले की तरह फिर से किसी से लिखवाया गया था कि हालत तो अच्छी है, चिंता की कोई बात नहीं है, और पहले की तरह कुछ रुपए भी पहुंचा गए। इस बार बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही और रुपए भी पहुंचते रहे। अब क्या हुआ, रुग्ण पत्नी यानी जो पत्नी बीमार थी ना वो ठीक होने लगी। अब बच्चे भी खुश रहने लगे क्योंकि पैसे आने लगे तो उनका पालन पोषण हो रहा था। थोड़े थोड़े दिनों में चिट्ठी भी आती थी और रुपए भी आते थे। अब एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था कि हार्ट के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता है, क्योंकि मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है इसलिए मैं पत्र नहीं लिख पाता हूँ, इसीलिए किसी से लिखवाता हूँ। पर अब तो नया टाइपराइटर खरीद लिया है, अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है, शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। उसने पत्र में लिखा था कि अब थोड़ा थोड़ा कारोबार अच्छा चल रहा है और थोड़ी बहुत जमीन खरीदने का भी विचार किया है फार्म हाउस के लिए। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी नहीं आया था। सबको प्रसन्नता हुई कि डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे, मतलब कि कठिनाइयां अब दूर हो रही हैं, अब खुशियां आ रही हैं। और ऐसे ही लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उन्हें थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर पर भी आना चाहिए।
बच्चे बहुत याद करते हैं, पिता को देखने भर तरसते हैं। तब पत्नी ने लिखा कि अभी आकर मिल जाओ, क्योंकि बच्चे भी पापा पापा करते हैं, बहुत याद करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते हैं, कहना भी मानते हैं और पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा। अज्जू कौन है? उनका बड़ा लड़का है ना। अब पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया था और 6ठी कक्षा में अव्वल आया था। बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसे। अब मास्टर जी कहते थे कि उसे वजीफा मिलेगा। वजीफा यानी छात्रवृत्ति, जिसे कहते हैं स्कॉलरशिप। और तन्नू अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है ना। लड़की जो थी वो 18 साल की हो गई थी, तो उसका भी ब्याह करना था। कोई अच्छा लड़का मिले तो जात बिरादरी का तो ब्याह भी कर दे। पर चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी और लिखा था, इस समय तो नहीं, अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचूंगा। दहेज की चिंता न करना, वहीं वर की खोज करना, अच्छा सा लड़का ढूंढना और दहेज की चिंता बिल्कुल मत करना। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। अच्छा घर मिल गया, आसानी से एक खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। यानी सहज यानी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पिता नैरोबी में अफ्रीका में काम करते थे ना, और वहां पर बहुत सोना इकट्ठा कर रहे, ऐसा सबको सुनने में आया था। इसीलिए आसानी से अच्छा घर मिल गया लड़की को। अब शादी की तिथि निश्चित हो गई, यानी तारीख। नैरोबी से पत्र आया कि वे समय से पहुंच रहे हैं, गहने कपड़े सब बनवाकर साथ लाएंगे। लेकिन शादी के समय वे चाहकर भी न पहुंच पाए। विवशताओं से भरा लंबा पत्र भेजा। विवशता यानी मजबूरी से। पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय यह सब छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूँ? हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा देता हूँ, और वर वधू की चित्र उसे अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मजदूरों की हड़ताल चल रही है, तो मैं गहने कपड़े रुपए भेज देता हूँ, तुम वर वधू की चित्र मुझे भेज देना। खैर, ब्याह भी हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। वो देखो, खेलों में भी पहला आया और बहुत से सर्टिफिकेट उसे मिले। इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फोटो वह पापा को भेजना नहीं भूला। उसने सारी फोटो पापा को भेजी। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। पापा ने कीमती वाला कैमरा भेजा, गरम सूट का कपड़ा और सुंदर घड़ी भेजी, और पत्र में लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और बच्चे इसी तरह मेरा नाम रोशन करते रहे। उनके सहारे जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लूंगा। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है, मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती और उनका आना स्थगित हो जाता, यानी वो हमेशा आ नहीं पाते थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा।
यानी समय बहुत जल्दी बीत गया। बच्चों ने लिखा कि यदि उनका घर आना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आ जाए, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। तो उत्तर में केवल उतना ही आया था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ रहा है और ऐसे विश्वसनीय आदमी भी नहीं है, इसलिए स्वयं ही खटना पड़ रहा है। यहाँ की हवा, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है और घर की भी, लेकिन विवशता है, क्या करूं, क्या किया जाए। तुम लोग यहाँ अभी मत आना, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। अज्जू पहले पढ़ ले, फिर तुम लोग यहाँ पर आना। तब तक तो मैं भी वहां आने का प्रयास करूंगा। और अंत में एक दिन आ पहुंचा कि अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई। पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी तो उसने लिखा कि अम्मा बीमार रहती है, एक बार अंतिम बार देखना चाहती है। अब माँ बहुत बीमार होने लगी थी तो उसने अज्जू ने चिट्ठी में लिखा कि आप आ जाइए, वो देखना चाहती है अंतिम बार। प्रत्युत्तर में यानी जवाब में एक विस्तृत पत्र आया। इलाज के लिए रुपए भी आए, पर इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया और अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना थी। अज्जू ने क्या किया, सरप्राइज देने के लिए पहुंच गया। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट, वीजा सब हो गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान के लिए रवाना हो गया। उसके मन में एक गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। और उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि एकाएक इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाह में तो मैं अभी भी छोटा ही हूँगा। अब नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उसी पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था। पत्र में एड्रेस भी होता है ना, तो वही एड्रेस पे वो पहुंच गया, पर वहां पर ताला लगा था। उसके पिता की पुरानी धुंधली नाम की तख्ती लगी थी, यानी नेम प्लेट लगी हुई थी वहां पर उसके पिता के नाम की। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक भारतीय प्रवासी अवश्य वहां रहते हैं, पर रात को देर से दफ्तर से लौटते हैं, पर किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, निपट अकेले हैं। अब अज्जू बाहर बरामदे में रखी बेंच पर प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक व्यक्ति ताला खोलने लगे तो देखा कि एक युवक सामने बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था, यानी सो रहा था। उस व्यक्ति ने अज्जू का नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया, बड़े उत्साह से स्वागत किया, उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया, इंगित यानी इशारा। एक चित्र में एक सुंदर युवक मुस्कुरा रहा था। यह किसका चित्र है? अज्जू ने पूछा। युवक ने गौर से देखा और कहा, पिताजी का। वे इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो, सच इतने साल बीत गए। तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारे पिता का मैं जिगरजान दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह हम रहे थे। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। पिता ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था और बड़ी लगन से मुझे सारा काम सिखाया और साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। साझे यानी पार्टनरशिप में। अब नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये
इज्जत कमाई है, बहुत अच्छा कारोबार हो गया है हमारा। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले कि तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है बहन, सब ठीक है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सब ठीक है, बस मैं चाहता था यही। और देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे और कुछ क्षणों का मौन भंग करके बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। साए यानी सहारा। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है कि यदि वे टूट जाए, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाए, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस से डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते हैं और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर जी रही होती। तुम इतने हौसलों से पढ़ नहीं पाते, जहां तुम आज हो वहां तक नहीं पहुंच पाते। निराशा की हताशा तथा असुरक्षा की गहरी खाई में वहां से अंधेरे के अलावा कुछ भी न दिखता तुमको। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा कि हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बिहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे। तो उसके पापा जो थे, है ना, दीवार पर जिसका चित्र लगाया हुआ था, उसे माला पहनाई गई थी, है ना, पिक्चर में देखो, बुक्स में, तो वो तो पहले ही गुजर चुके थे, यानी उनका तो 10-15 साल पहले ही डेथ हो गई थी। अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से मैं भेजता रहा। तो वो दोस्त ने क्या किया था, जो पार्टनरशिप थी ना, उसके जो हिस्से के पैसे थे वो उन लोगों को भेज दिया करता था। कितने वर्षों से मैं इसी दिन का इंतजार में था कि अब तुम बड़े हो गए। शायद मैं तुम्हें अगर पहले बता देता तो क्या होता, तुम्हारी माँ तो घुट घुट कर मर जाती और तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा और हताशा की, असुरक्षा की गहरी खाई में होते कि अंधकार के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। पर अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए हो। सरसब्ज यानी खुशहाल। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनके दोस्त ने उनके पिता को वचन दिया था कि मैं कभी तुम्हें ना बताऊं जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, और उनका गला भर आया। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे, है ना। उनके दोस्त ने क्या किया, बताया नहीं था उसके पापा गुजर गए हैं ऐसे। अगर ऐसे वो लोग सोचते तो क्या होता, उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो जाती, है ना। जरूरतें तो चलो पूरी भी हो जाए पैसों से, है ना, पर वो टूट जाते, उसकी माँ भी टूट जाती, है ना। तो इस कहानी में हमें एक मित्र की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण दिया हुआ है ना। विदेश में अपने मित्र की मृत्यु के उपरांत दूसरे मित्र ने वर्षों तक अपने मित्र के परिवार को संरक्षण दिया और एक साए की तरह, और उनके मित्र के परिवार की सभी जरूरतों को पूरा किया, परंतु उनको अपने मित्र की मृत्यु की भनक भी ना लगने दी, मतलब पता भी नहीं चलने दिया कि उसके पापा का डेथ हो गया है ना। समझ में आ गया चैप्टर?
ओके देन, बाय बाय।